तो आज हम लोग वेक्टर स्पेस को समझेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ टॉपिक्स पहले से क्लियर होने चाहिए। वो सब टॉपिक्स हैं फंक्शन, लीनियर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे फर्स्ट फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए हम लोग के पास, सेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और बेसिक अर्थमेटिक हम लोग को आना चाहिए जो फंक्शन पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स अगर हम लोग को पहले से आता है तो फिर हम लोग वेक्टर स्पेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे कि सेट जो है एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। उसी तरह से वेक्टर स्पेस भी जो है वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स ऐड होते हैं। जो रूल्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या है। वो जब फुलफिल होता है तब हम लोग कह सकते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस जो है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो वेक्टर स्पेस को अब हम लोग उसके बेसिक कोड कॉन्सेप्ट और फिर उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, वो सब को हम लोग अब वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यूज होते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है और वो इस कॉन्सेप्ट में कैसे और क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हम लोग जब कंटिन्यू करते हैं इसको समझने के लिए तो हम लोग के पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इंटरनल कंपोजिशन और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो वो क्या है अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंपोजिशन जो है उसमें मेनली वेक्टर एडिशन के बारे में बताया गया है और एक्सटर्नल कंपोजिशन में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे फोकस किया गया है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है कि वेक्टर एडिशंस का क्या मतलब है इंटरनल कंपोजिशन में, और फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या मतलब है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। तो इस चीज़ को हम लोग अब क्लियरली समझेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कहने का कोशिश कर रहा था। इसमें कहा जाता है कि जब कोई वेक्टर v है और उसका कोई फंक्शन है v टू v, जब ये कोई फंक्शन है v टू v, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसमें जो सेट्स बन रहे हैं उसका एडिशन भी वेक्टर में ही होना चाहिए। मेनली इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरनल कंपोजिशन वेक्टर एडिशन है जिसका मैपिंग जो है वो जो मैप कर रहा है एफ वी टू वी इंटू वी में कर रहा है, मतलब वी क्रॉस वी जो है वो वी में कर रहा है, और इसका एडिशन जो है ये दो एलिमेंट का जो एडिशन होगा वो भी वी में होना चाहिए। जैसे कि अगर वेक्टर वी में कोई एलिमेंट ए है और फिर बी है तो ए प्लस वी जो है वो भी वी में होगा। ये कहता है इंटरनल कंपोजिशन वेक्टर स्पेस का। लेकिन एक्सटर्नल कंपोजिशन इसका जस्ट अपोजिट है कि कोई फंक्शन v क्रॉस v टू v है, उसमें इसका ये कहना है कि कोई स्केलर मल्टीप्लिकेटर है, वो अगर कोई वेक्टर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो भी वो वेक्टर स्पेस में ही होना चाहिए, और फिर अगर दो वेक्टर ये दोनों के हैं वो दोनों अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो भी इस वेक्टर स्पेस में होने चाहिए। तो इंटरनल कंपोजिशन मेनली है कि वेक्टर एडिशन के बारे में कह रहा है, और एक्सटर्नल कंपोजिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म हो जाएगा, लेकिन सिंपली हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि वेक्टर स्पेस में इंटरनल कंपोजिशन वेक्टर एडिशन के बारे में बता रहा है और एक्सटर्नल कंपोजिशन
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा है। अब हम लोग इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि और क्या क्या इस पे रूल्स लगते हैं जिसके कारण कोई भी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस बन रहा है। तो वेक्टर स्पेस के इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को समझने के बाद हम लोग अब वेक्टर स्पेस के कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे और उसको और डीपली समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हम लोग वेक्टर स्पेस को लीनियर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके समझेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम लोग ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड के बारे में पढ़ते हैं और फील्ड एक्सटेंशन के बारे में। तो उसी तरह से हम लोग पहले एक कंडीशन लेते हैं कि ये जो है एक फील्ड है, f जो है फील्ड है, इसमें जो f है वो स्केलर्स है। स्केलर वो कांस्टेंट जो वेक्टर के साथ या फिर सेट में जो हम लोग यूज़ करते थे मल्टीप्लाई होके, या मैट्रिक्स में हम लोग जो यूज़ करते थे मल्टीप्लाई होके, जो फिर वो अलग उसका लेंथ चेंज करने का काम आता था या स्केलिंग में काम आता था, उसी के लिए स्केलर है ये, जिसमें बहुत कांस्टेंट नंबर्स होंगे। और जब वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये दो बाइनरी प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, तब वो जाके वो फील्ड बनता है। ये हम लोग के पास अगर फील्ड है, फील्ड होने के भी कुछ कंडीशंस है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन। लेकिन पहले हम लोग मान लेते हैं ये एक फील्ड है और ये फील्ड है। उसके बाद जो हम लोग के पास वेक्टर स्पेस V है, V जो वेक्टर है कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वो जब इस फील्ड के ऊपर, इस फील्ड के साथ जो F फील्ड है वो जब इसके साथ कंबाइन होगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वेक्टर स्पेस है। इसके कंबाइन होने का क्या मतलब है वो भी हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्पेस जो है ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर जो पहले है, और फिर ये जो स्केलर F जो फील्ड है वो हम लोग देखेंगे कि क्यों ये वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। तो वेक्टर स्पेस के फॉर्मेशन के लिए हम लोग के पास फर्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़े थे कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या है? एडिशन, और एक्सटर्नल कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन। और फील्ड में ये दोनों होता है तभी हम लोग कहते हैं कि वो स्पेसिफिक सेट या फिर स्केलर्स या जो भी वो यहाँ पे है वो फील्ड है। उसी तरह से हम लोग को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए कलेक्शन ऑफ वेक्टर से हम लोग के पास दो चीज़ होना चाहिए, एक वेक्टर एडिशन और दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और ये फील्ड जो है ये दोनों चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि वेक्टर कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स और फिर ये फील्ड, जब इस दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगा कि ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स फील्ड के दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके फिर वो वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब इसके साथ ये कंबाइन होगा तो फिर ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को फुलफ़िल कर सकता है। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है ये वेक्टर स्पेस है ओवर द स्पेस फील्ड ऑफ F। ये टर्म जो भी हम यूज़ किए हैं वो हम समझ सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप इतना इजीली समझ सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है वो वेक्टर स्पेस तब बनेगा जब एक फील्ड है F वो इसके साथ कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होने का मतलब है कि इसको एक वेक्टर एडिशन का रूल चाहिए और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। और जब ये कंबाइन हो रहा है तो इसमें सारे फील्ड के भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे। जैसे कि फील्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर दो एलिमेंट है उस फील्ड में तो वो उसका समेसन भी उसी फील्ड में आना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिविटी को फुलफ़िल करेगा, ये दोनों इक्वल टर्म्स होंगे। फिर इसका इन्वर्स होगा। एडिशन को अभी हम लोग लेके चल रहे हैं तो इसमें पहले कम्यूटेटिव वाला कंडीशन आएगा, फिर आएगा एसोसिएटिविटी वाला कंडीशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन, फिर एडिशन का इन्वर्स, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम कंडीशन फॉलो होगा कि इसमें स्केलर के साथ जो भी वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, स्केलर अगर A है और वेक्टर V1 है तो वो भी वेक्टर स्पेस में आने चाहिए।
तो पहला प्रॉपर्टी होगा, फिर इसके साथ इसका आइडेंटिटी आएगा, फिर इन्वर्स आएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ मिला के एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं जब कोई कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स एक स्केलर फील्ड में, इसको एक तरह से कह सकते हैं स्केलर फील्ड के साथ कंबाइन होके, तो फिर वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग आगे इसके और टर्म्स को समझेंगे कि एक्चुअली में वेक्टर स्पेस में और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अगर हम लोग को कोई एग्जाम्पल दिया हो या क्वेश्चंस में दिया गया हो कि बताओ कि ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो या फिर कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली में वेक्टर स्पेस है भी या नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो फिर हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल के बाद कि एग्जैक्टली हम लोग वेक्टर स्पेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस कोई होगा भी या नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग के पास पहला प्रॉपर्टी है को क्लोजर अंडर एडिशन होना चाहिए। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब सिंपली यही है कि कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस जो है उसमें से अगर कोई दो वेक्टर्स हम लोग निकाले और फिर उसका सम जो करे वो भी उस वेक्टर स्पेस में होना चाहिए, तो फिर हम लोग कहेंगे कि क्लोजर अंडर एडिशन है। उसके बाद हम लोग के पास क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यहाँ क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, हम लोग इस डायरेक्टली कह सकते थे कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर होना चाहिए, लेकिन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन उस वेक्टर स्पेस में हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्केलर का मतलब है कि वहाँ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हम लोग अगर वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो उस वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। यहाँ वेक्टर स्पैनिंग और फिर आगे और भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो यूज़फुल आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम लोग के पास आगे एक प्रॉपर्टी है कि क्लोजर कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन क्या है कि वो किसी भी ऑर्डर में एडिशन किया जाए तो सेम रिज़ल्ट आता है। अगर दो वेक्टर्स है a प्लस बी, वो b प्लस ए होगा और वो दोनों वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करेगा। ये हो गया कम्यूटेटिव ऑफ एडिटिव। फिर होगा एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, मतलब इसके ऑर्डर्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे हम लोग ऐड करें या फिर इस तरह से ऐड करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस वेक्टर स्पेस में कि फिर भी ये वेक्टर स्पेस ही होगा। उसके बाद हम लोग के पास प्रॉपर्टी आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर कोई वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर ए है तो उसका एक ऐसा एलिमेंट भी होगा उस वेक्टर स्पेस में, लेट सपोज कि बी है, जिसका अगर ए के साथ एडिशन हो तो फिर वो हम लोग को एक ज़ीरो वेक्टर देगा। तो हर एक एलिमेंट का, हर एक वेक्टर का उस वेक्टर स्पेस में एक ऐसा वेक्टर दूसरा वेक्टर होगा जो उसका एक आइडेंटिटी इन्वर्स होगा। जब भी उसके साथ ऐड होगा तो फिर उसको एज अ ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा कि कोई वेक्टर ए है और उसमें एक और वेक्टर होना चाहिए जिसके साथ वो मल्टीप्लाई करके उस स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस का एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। वो वेरी कर सकता है वेक्टर टू वेक्टर, लेकिन ऐसा एलिमेंट उसमें होना चाहिए। फिर हम लोग के पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम लोग को अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो फिर इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का। जब ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझ लेते हैं तो फिर अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे वेक्टर स्पेस का और फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस एग्जैक्टली में है या नहीं है और फिर उसको कैसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। इस एग्जांपल के बाद फिर हम लोग इसके एक थ्योरम पे जाएंगे जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई गिवन सेट या फिर गिवन वेक्टर्स
वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले हम लोग जनरलाइज तरीके से समझेंगे एक एग्जांपल लेके कि वेक्टर स्पेस को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आर स्क्वायर का, जिसका कंडीशन ये है कि वेक्टर उसका जो है एक्स वाई है और एक्स वाई जो है वो रियल नंबर में है। ये हम लोग के पास एक आर स्क्वायर का वेक्टर है जिसका वेक्टर्स जो एलिमेंट होगा वो एक्स और वाई होगा और फिर एक्स वाई जो है वो रियल नंबर में होगा। तो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो दिया हुआ है क्या ये एक्चुअली में वेक्टर स्पेस है भी या नहीं है। तो पहले हम लोग इसके एडिशन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि एक्स वाई जो है उसके अगर इसमें से दो एलिमेंट ले और उसका समेसन आर में है कि नहीं है। पहला प्रॉपर्टी ये देखेंगे तो कोई भी दो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट लेते हैं कि एक्स वाई और फिर एक्स वन वाई वन, ये दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो फिर हम लोग को एक और मिलेगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है और रियल नंबर के साथ सम होगा तो एक और रियल नंबर देगा और एक्स वाई रियल नंबर में पहले से है तो ये भी एक रियल नंबर होगा। तो मतलब एडिशन लॉ को ये फॉलो कर रहा है कि दो वेक्टर्स जो हम लोग लिए वो भी उसी वेक्टर में लाई करता है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो कर लिए कि वेक्टर एडिशन हो रहा है, फिर हम लोग एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिए कि के कोई कांस्टेंट है वो एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हम लोग को देगा के एक्स और के वाई। ये जो है ये दोनों रियल नंबर था और फिर ये भी के जो है वो एक वेक्टर मतलब कि फील्ड से स्केलर फील्ड से लिया हुआ के है। तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये पहले से रियल नंबर था और फिर एट द एंड भी ये रियल नंबर बन रहा है। तो ये दोनों फिर से किस में लाई कर रहे हैं, रियल नंबर में लाई कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ से हम लोग ये समझे कि ये मल्टीप्लिकेशन को भी फुलफ़िल कर रहा है। तो जब ये दोनों को फुलफ़िल कर रहा है तो हम लोग फिर ईज़िली इसको एज अ फील्ड के तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे और प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग अभी जस्ट पहले समझे थे उसको भी यहाँ फुलफ़िल करवा सकते हैं कि ये दोनों कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। और फिर एसोसिएटिविटी लॉ, फिर क्लोजर अंडर एडिशन और भी बहुत सारे हैं जो वन बाय वन हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसका नीड होगा नहीं क्योंकि अगर हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिए हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि वो वेक्टर स्पेसेस होता है। तो फिर इस एग्जांपल से हम लोग समझे कि कैसे हम लोग किसी भी गिवन सेट में जो दिया हुआ है या फिर वेक्टर्स दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर अब हम लोग आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है वेक्टर स्पेस में, जो हम लोग पढ़ेंगे इसके थ्योरम्स के बारे में और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे।